मैं क्यों लिखता हूँ द्वारा लेखक अज्ञेय जी। हमारे इस चैप्टर में लेखक अज्ञेय जी ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मैं लिखता क्यों हूँ। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? नहीं। हमारे इस चैप्टर में लेखक अज्ञेय जी बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ ये बताते हैं कि आखिरकार मैं या कोई भी और लेखक लिखता क्यों है। और लेखक अज्ञेय जी के अनुसार लिखे बिना इस सवाल का जवाब मिल पाना कि आखिरकार मैं लिखता क्यों हूँ ये संभव नहीं, इसीलिए उन्होंने इस चैप्टर को ही लिख दिया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेखक के अनुसार कोई भी लेखक सिर्फ दो वजहों से लिखता है। पहला, आंतरिक दबाव मतलब आत्मानुभूति की वजह से, या किसी एक्सटर्नल प्रेशर मतलब बाहरी दबाव की वजह से। और हमारे लेखक अज्ञेय जी के अनुसार हर एक लेखक के लिखने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है उसकी आत्मानुभूति मतलब आंतरिक दबाव। ये आंतरिक दबाव ही है जो उसे लिखने को मजबूर करता है। जिस तरह एक पेंटर को उसका आंतरिक दबाव तब तक चैन से रहने नहीं देता जब तक वो एक अच्छी पेंटिंग नहीं कर लेता, और जिस तरह एक साइंटिस्ट को तब तक चैन नहीं आता जब तक वो अपने सवाल का जवाब नहीं खोज लेता, ठीक उसी तरह एक लेखक को उसके अंदर की आत्मानुभूति या आंतरिक दबाव तब तक चैन से रहने नहीं देती जब तक वो लिख नहीं लेता। ये तो था आंतरिक दबाव जो अंदर से लेखक को लिखने को मजबूर करता है। लेकिन कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं, जैसे संपादकों का आग्रह। संपादक मतलब होता है एडिटर्स, जो किसी भी किताब या न्यूज़पेपर में क्या लिखा जाएगा, कितनी फोटोज होंगी, कौन से कलर से लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें तय करते हैं। और जो कि संपादकों को अपनी किताबों में अच्छी कहानियाँ या अच्छे आर्टिकल्स चाहिए, इसीलिए वो समय समय पे लेखकों से लिखने का आग्रह भी करते रहते हैं। संपादकों के साथ साथ कई बार प्रकाशकों की मांग भी लिखने की बड़ी वजह होती है। प्रकाशक मतलब होता है पब्लिशर, जो किताबों को छापते हैं। अब प्रकाशक सिर्फ किताबें ही छाप सकते हैं, पैसे नहीं, इसीलिए वो समय समय पे लेखकों से लिखने का आग्रह करते रहते हैं। इसी तरह तीसरी वजह है आर्थिक आवश्यकता मतलब फाइनेंशियल नीड, जो दिल न होते हुए भी लेखक को लिखने को मजबूर करती है। लेखक अज्ञेय जी कहते हैं, मुझे इन बाहरी दबाव से बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। मुझे तो मेरी भीतरी व्यवस्था मतलब मेरी आत्मानुभूति ही लिखने को प्रेरित करती है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी आलसी जीव होते हैं जो बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। ये कुछ ऐसा ही है जैसे सुबह सुबह आपकी नींद तो खुल गई है, लेकिन आप बेड से उठने के लिए अलार्म बजने का इंतजार कर रहे हो कि जब अलार्म बजेगा तब मैं उठूंगा। मतलब जब संपादक या प्रकाशक आग्रह करेंगे या पैसों की जरूरत होगी तब मैं लिखूंगा। अज्ञेय जी कहते हैं, मुझे इस अलार्म की जरूरत नहीं, मैं तो बिना संपादक या प्रकाशक के आग्रह के ही लिखते रहता हूँ। लेकिन हाँ, अगर सुबह मेरे उठने से पहले अलार्म बज भी जाए तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती। मतलब अगर मेरे पास प्रकाशक या संपादकों का आग्रह भी आ जाता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। ये तो मुझे लिखने को और भी ज़्यादा प्रेरित करते हैं। तो अज्ञेय जी ने हमें लिखने के दो कारण बताए। पहला, बाहरी दबाव, जिसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी। पहला, संपादकों का आग्रह, दूसरा प्रकाशकों की मांग, और तीसरा आर्थिक जरूरत। उसी तरह लेखक ने बताया कि लिखने की सबसे महत्वपूर्ण वजह है भीतरी व्यवस्था मतलब इंटरनल प्रेशर। और ये भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे लेखक अपने द्वारा लिखी एक पोयम हिरोशिमा के उदाहरण से बड़े ही प्यार से समझाते हैं। वो बताते हैं, एक बार जब वो जापान गए तो वहाँ हिरोशिमा में उन्होंने देखा कि एक पत्थर बुरी तरीके से झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी और काली सी छाया हमेशा के लिए छप गई है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उन्हें रेडिएशन के बारे में काफी जानकारी थी। उस पत्थर को देखकर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया होगा तो उस समय वो व्यक्ति उस पत्थर के पास खड़ा होगा। एटम बम और रेडिएशन ने एक ही पल में पत्थर के आसपास के हिस्से और उस आदमी को जलाकर खाक कर दिया। लेकिन जितनी जगह पे वो आदमी खड़ा था उतनी जगह का पत्थर जलने से बच गया और वो दर्दनाक लम्हा हमेशा के लिए उस पत्थर में कैद हो गया। लेखक को उस झुलसे हुए पत्थर ने झंझोर कर रख दिया। वह हिरोशिमा में गिराए गए उस एटम बम के बारे में सोच कर ही कांप जाते हैं।
उस समय उस पत्थर को देख लेखक को ऐसा लगा मानो वो उस दुख की घटना में उस समय वहीं मौजूद थे और इसी व्याकुलता ने उन्हें लिखने को मजबूर कर दिया और परिणाम स्वरूप उन्होंने हिरोशिमा पे एक कविता लिखी जिसका नाम है हिरोशिमा। लेखक कहते हैं कि ये कविता चाहे जैसी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कविता मेरे अनुभव से नहीं मेरी अनुभूति से पैदा हुई है। और ये एक लाइन, ये कविता मेरे अनुभव से नहीं अनुभूति से पैदा हुई है, इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डीप लाइन है। वो ऐसे कि लेखक हमें बताए थे कि मैं बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अपने इंटरनल प्रेशर मतलब भीतरी व्यवस्था की वजह से लिखता हूँ। और इस भीतरी व्यवस्था के दो कारण होते हैं, पहला अनुभव और दूसरा अनुभूति। अनुभव मतलब होता है जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हो, जैसे जब हिरोशिमा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उस रेडिएशन से जिसके परिवार वाले मारे गए उन्होंने उस दर्द को एक्सपीरियंस किया। लेकिन लेखक ने उस दर्द को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हाँ उस पत्थर को देखकर और वहाँ के लोगों से बात करके लेखक उस दर्द को फील कर पाए जैसे वो सारी चीज़ें उनके साथ भी हुई हो। इसे अनुभूति कहते हैं। और लेखक के अनुसार अनुभव से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है अनुभूति। अनुभव में तो जब आपके साथ कुछ होता है सिर्फ तभी आप उस दर्द को फील कर पाते हो, लेकिन अनुभूति से आप किसी और के दर्द को सिर्फ देख कर ही फील कर पाते हो। जैसे अगर आपको चोट लग जाए तो उस चोट को सिर्फ आप ही अनुभव कर सकते हो, लेकिन उस दर्द की अनुभूति आपसे कई गुना ज़्यादा आपकी माँ को होती है। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।